हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोनोपोलिस्ट विद गेम के साथ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मोनोपोलिस्ट है एक साइड। अब हम इस जो है मोनोपोलिस्ट की जो प्रॉब्लम है इसको हम गेम थ्योरी से जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या है कि अ मोनोपोलिस्ट फेसेस अ टू काइंड ऑफ कंज्यूमर। एक है स्टूडेंट और दूसरा है नॉन स्टूडेंट। ओके, स्टूडेंट एंड नॉन स्टूडेंट। और स्टूडेंट की डिमांड फंक्शन दे रखी है Q इज इक्वल टू 100 - 2p, और नॉन स्टूडेंट की डिमांड फंक्शन दे रखा है Q इज इक्वल टू 100 - p। ठीक है, और X इज अ नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, कितना स्टूडेंट है? X नंबर ऑफ स्टूडेंट। उसी तरह से Y इज अ नॉन स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, और मार्जिनल कॉस्ट कितना लगता है? 0 इस मोनोपोलिस्ट फर्म को। तो आपको बताना है कि सपोज दैट द मोनोपोलिस्ट मस्ट सेट अ सिंगल प्राइस टू सेल ऑल द कंज्यूमर। तो मोनोपोलिस्ट को कितनी प्राइस, मतलब एज अ सिंगल प्राइस रखनी होगी ताकि वो सारे जो उसके प्रोडक्ट है वो सारे कंज्यूमर को मिल जाए। ठीक है, सो व्हाट प्राइसेस डस मोनोपोलिस्ट चार्ज? तो उस प्राइसेस का वैल्यू क्या है, कौन सी प्राइस होगी ताकि जो है सारे कंज्यूमर मीन्स स्टूडेंट एज वेल एज नॉन स्टूडेंट जो है इस मोनोपोलिस्ट फर्म से जो खरीद पाए। एंड हाउ मच ईच स्टूडेंट जो है डिमांड करेगा कंज्यूम, पहला क्वेश्चन। दूसरा है कि अगर मोनोपोलिस्ट अगर प्राइस डिस्क्रिमिनेट करता है तो बताइए कि व्हाट प्राइस वुड बी चार्ज टू द स्टूडेंट एंड द नॉन स्टूडेंट में जो है कितना चार्ज करेगा अगर वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है तो। ठीक है, तो बी आपका जो है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड है, और दूसरा जो है फर्स्ट आपका क्या बता रखा है कि एक सिंगल प्राइस आपको सेट करना है ताकि दोनों कंज्यूमर जो है स्टूडेंट एज वेल एज नॉन स्टूडेंट जो है उसको ले सके। ठीक है, तो चलिए हम पहला ई नंबर जो है देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। ओके, तो मोनोपोलिस्ट का जो मार्केट डिमांड फंक्शंस है, ठीक है, अगर मैं बात करूं, ये मेरा स्टूडेंट का डिमांड फंक्शन दिया हुआ है दैट इज 100 - 2p, और ये जो है नॉन स्टूडेंट का है। ठीक है, दैट इज 100 - p। ठीक है गाइस, ध्यान से देखना कि अगर मैं प्राइस अगर यहाँ पे अगर मैं प्राइस 50 सेट करता हूँ, सपोज p इज इक्वल टू 50, तो मेरा QS क्या बन जाएगा? 0। ठीक है, मतलब एक भी जो है मेरा सेल नहीं होगा, मतलब मोनोपोलिस्ट का जो कुछ भी सेल नहीं होगा अगर प्राइस 50s रखे। उसी तरह से अगर मैं प्राइस 51 अगर रखूं तो मेरा नेगेटिव में भाग जाएगा क्वांटिटीज। तो भाई नेगेटिव का मतलब क्या? नो सेंस, कोई मीनिंग नहीं है ना इकोनॉमिक्स में कि भाई नेगेटिव क्वांटिटीज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि प्राइस तो मेरा यार लेस देन इक्वल टू 50। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लेस देन 50s रखूं या फिर मैं अगर ग्रेटर देन 50s रखूं तो मेरा जो स्टूडेंट वाला डिमांड है ये ऑपरेट ही नहीं होगा मार्केट पे। क्यों? क्योंकि अगर मैं 50 से ज़्यादा अगर यहाँ पे डालूंगा तो मेरा जो क्वांटिटीज़ है वो नेगेटिव में आ जाएगा, और नेगेटिव जो है इसका कोई सेंस नहीं होता है इकोनॉमिक्स में कि भाई नेगेटिव क्वांटिटीज़, इसका क्या मतलब है? इसका तो कोई मतलब नहीं है नेगेटिव क्वांटिटीज़ का। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो मेरा डिमांड है क्यू का, अगर वो प्राइसेस ग्रेटर देन इक्वल टू 50s हुआ तो क्यूएस विल नॉट ऑपरेट। ओनली the non-student demand functions will operate when the price is greater than 50s. Okay, okay, so नॉन स्टूडेंट क्या था? मेरा y था। कितने नंबर ऑफ नॉन स्टूडेंट थे? दैट इज y। और y का मेरा डिमांड फंक्शन यही तो था 100 - p। 100 - p, 100 p है। ठीक है, दैट इज 100 - p। तो मैंने डिमांड फंक्शन इतना लिखा, एक मेरा एक डिमांड, एक कंज्यूमर का डिमांड फंक्शन था। अगर सपोज करो कि अगर बहुत सारे कंज्यूमर मतलब नॉन स्टूडेंट है तो क्वेश्चन में उसको क्या से इंडिकेट किया गया था? वाई। वाई इज अ नंबर ऑफ नॉन स्टूडेंट, तो मैंने यहाँ से वाई ऐड कर दिया। दिस इज द डिमांड फॉर द वन। अगर वाई स्टूडेंट रहा तो वाई इंटू दिस इज द डिमांड। ओके, ओके, तो वही चीज मैंने यहाँ पे गाइस किया है कि अगर प्राइसेस अगर ग्रेटर देन 50s रहा और लेस देन इक्वल टू 100 रहा तो सिर्फ और सिर्फ नॉन स्टूडेंट ही ऑपरेट होगा। अब यहाँ पे 100 क्यों आया? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 100 बैठाऊंगा तो 100 अगर बैठाऊंगा तो नॉन स्टूडेंट 0, मतलब एक 0।
अगर फिर 100 से अगर ज़्यादा जाएगा 101 तो फिर नेगेटिव में आ जाएगा, तो इसका भी फिर कोई नेगेटिव सेंस नहीं है ना, तो इसीलिए इसका प्राइस रेंज जो है 50 से लेकर 100 तक लाइज करता है। और जब प्राइसेस अगर ग्रेटर देन 50 होंगे तो सिर्फ और सिर्फ नॉन स्टूडेंट ही जो है मार्केट डिमांड में ऑपरेट होगी उस मोनोपोलिस्ट फर्म में। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा, दैट इज द डिमांड बाय द नॉन स्टूडेंट एट द मोनोपोलिस्ट। और कितने थे, दैट इज वाई, कब, जब प्राइसेस मेरा 50 से लेकर 100 तक लाइज होगा। उसी तरह से अगर प्राइसेस मेरा लेस देन 50 रहा तो दोनों ऑपरेट होगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लेस देन 50 अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ लाइक 49 तो ये मेरा टर्म्स क्या पॉजिटिव में आ रहा है, ठीक है। तो मतलब अगर 50 तक अगर रहा तो इसको तो कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से ए, ये मैक्सिमम जो है लेस देन 50 तक ही रहेगा, तभी ये पॉजिटिव आएगा, अदरवाइज नहीं। तो अगर लेस देन 50 अगर मेरा प्राइस रहा तो दोनों जो है मार्केट में डिमांड करेगा उस मोनोपोलिस्ट फर्म में, ठीक है। तो वही चीज मैंने यहाँ पे गाइस लिखा है, ओके, ठीक है, कि जब प्राइसेस मेरा लेस देन इक्वल टू 50 रहेगा तो उस वक्त जो है दोनों मार्केट में डिमांड करेगा। और जब मेरा प्राइस ग्रेटर देन इक्वल टू 50 से लेकर 100 तक रहेगा तो सिर्फ ओनली नॉन स्टूडेंट ही डिमांड करेगा। और नॉन स्टूडेंट कितने हैं, दैट इज वाई इनटू दिस डिमांड फंक्शंस। उसी तरह से जब लेस देन 50 रहेगा तो वाई इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट, दैट इज द डिमांड, प्लस एक्स भी तो होगा ना, क्योंकि एक्स भी तो पॉजिटिव रहेगा जब लेस देन इक्वल टू 50 रहेगा। और स्टूडेंट की संख्या कितनी है, एक्स, एक्स इंटू डिमांड, दैट इज अ टोटल डिमांड बाय द स्टूडेंट। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो अब मुझे क्या निकालना था कि सिंगल प्राइसेस की फर्म्स को जो है कौन सा सिंगल प्राइसेस रखना चाहिए ताकि दोनों कंज्यूमर मीन्स स्टूडेंट एज वेल एज नॉन स्टूडेंट जो है मार्केट में डिमांड कर सके। तो मैंने सबसे पहला जो मेरा केस वन था कि अगर प्राइसेस ग्रेटर देन इक्वल टू 50 रहा तो सिर्फ नॉन स्टूडेंट ऑपरेट होगा। तो मैं उसके प्रॉफिट निकालता हूँ कि जब नॉन स्टूडेंट अगर डिमांड करेगा उस मोनोपोलिस्ट फर्म पे, so that is profit is equal to y is a non student into revenue, so revenue from non student, तो non student that is price into quantity of non student, ठीक है। quantity of non student that is the revenue ना, what is the revenue, that is p into q ना, price into quantity। तो प्राइस तो मैंने सिंगल पी रखा इनटू एनएस, क्यों, क्योंकि मार्केट में सिर्फ इस कंडीशन पे एनएस ही ऑपरेट हो रहा है, तो वही चीज मैंने यहाँ पे सेट किया, ओके। ओके, सो प्रॉफिट इज इक्वल टू वाई यहाँ पे मैंने बैठाया इनटू पी एज इट इज रखा, क्यू एन एस का डिमांड फंक्शन क्या था, 100 माइनस पी, 100 माइनस पी, तो मैंने वही यहाँ पे 100 माइनस पी जो पुटअप किया। मुझे क्या चाहिए था कि सिंगल प्राइसेस सेट, मतलब कौन से सिंगल प्राइसेस होना चाहिए, मतलब दोनों कंज्यूमर्स को अफोर्ड कर सके, तो इसलिए मैंने उसको एज्यूम किया कि भाई चलो पी प्राइस हो मार्केट में ताकि दोनों कंज्यूमर उसको अफोर्ड कर सके, तो यहाँ पे मैंने पी सेट कर दिया, ठीक है। तो अब मुझे ऑप्टिमाइज करना है, तो ऑप्टिमाइज के लिए मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया, और डिफ्रेंशिएट करने के बाद मुझे मालूम चला कि P इज इक्वल टू 50 होना चाहिए। और इस 50 पे जब मैं क्यू एन एस 100 माइनस पी 50, तो कितना डिमांड करेगा नॉन स्टूडेंट वाले, 50, ठीक है। जब प्राइसेस 50 होंगे तो नॉन स्टूडेंट डिमांड करेंगे 50, और प्रॉफिट कितना होगा, जस्ट मैंने जो है 2500 वाई, जस्ट मैंने जो है प्रॉफिट फंक्शंस पे डाल दिया, ठीक है। अब मैं केस टू देखता हूँ कि जब प्राइसेस लेस देन इक्वल टू 50 रहे, ठीक है। तो जब लेस देन अगर 50 रहा तो मैंने आपको पहले ही बताया कि उसमें दोनों फर्म जो है ऑपरेट होगी, क्यों, क्योंकि दोनों का डिमांड फंक्शन पॉजिटिव रहेगा। और जब दोनों डिमांड अगर पॉजिटिव रहेगा तो दोनों कुछ ना कुछ तो डिमांड करेगा, ठीक है। तो मैंने जस्ट बैठाया P इंटू क्यू एस प्लस P इंटू एन एस एंड P into QS, so revenue from the student, revenue from the non student, और कितनी है y और x, तो मैंने दोनों मल्टीप्लाई किया और मैंने जस्ट यहाँ पे इसके वैल्यूज को मैंने पुट कर दिया, ठीक है। तो एक कॉमन प्राइसेस आ गया क्योंकि हमको कॉमन प्राइस ही निकालना था, तो मैंने जस्ट इसको यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया सिंपल सा, तो मुझे प्राइसेस इतना मिला, कि इतना प्राइसेस मिला। या फिर गाइस अगर एक्स और वाई आप नहीं भी लिख सकते, क्योंकि अगर क्वेश्चन में दे दिया कि हाँ बताओ 10 इंडिविजुअल है, 20 इंडिविजुअल है,
ठीक है। अगर कुछ इंडिविजुअल अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। इसीलिए मैंने वहाँ पे एक्स और वाई के टर्म्स पे जो है मैंने दिया है। ठीक है, तो आप एक्स वाई नहीं भी मान के जो है इसको सिंपली कर सकते हैं। ठीक है, तो प्राइसेस ये आ गया। फिर मैंने जब प्राइसेस को इसमें रखा प्रॉफिट फंक्शंस पे, तो मुझे प्रॉफिट फंक्शंस मिल गया। ठीक है, प्रॉफिट फंक्शंस जो है मुझे मिल गया। तो मुझे देखो, अब मैं कंपेयर करता हूँ कि कब मतलब कि जो मोनोपोलिस्ट को कब और कौन सा प्राइसेस रखना चाहिए ताकि उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। ठीक है, ये भी मेरा क्वेश्चन था। तो देखना कि जब P लेस देन 50 अगर होगा तो मेरा प्रॉफिट इज 2500 डिवाइडेड बाय 2x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, इतना आ रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि जब मेरा ग्रेटर देन 50 होती है तो उस टाइम में जो मेरा प्रॉफिट होता है गाइस कितना होता है, वनली वनली 2500 वाई। ठीक है, वनली 2500 वाई। तो ध्यान से देखना है कि दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन वाई ना, ऑलवेज ग्रेटर देन वाई। सो इसीलिए केस टू जो है हाइयर होगा। और जब केस टू अगर हाइयर होगा तो उस टाइम में जो मेरा प्राइसेस है वो वाला प्राइसेस हम जो है डिमांड फंक्शन पर डाल देंगे तो मेरा क्यू एस मिल जाएगा और क्यू एन एस मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि फर्म्स को जो है इस प्राइस में मैक्सिमाइज प्रॉफिट होती है, तो इसीलिए फर्म जो है केस टू पे ऑपरेट होगी। मतलब प्राइसेस कितनी होगी हमारी इक्विलिब्रियम दिस, और ये प्राइसेस जब हम इस पे पुट करेंगे एक बार क्यू एन एस के डिमांड फंक्शन पे तो मुझे वहां से, ठीक है, क्यू एन एस का डिमांड मिल जाएगा, उसी तरह से मुझे क्यू एस का मिल जाएगा। तो हम क्वांटिटी डिमांडेड बाय द नॉन स्टूडेंट एज वेल एज स्टूडेंट जो है हम निकाल सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे निकाल रखा है। ठीक है, ओके। अब मैं क्वेश्चन नंबर बी की बात करता हूँ कि अगर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो उस मोनोपोलिस्ट के द्वारा इन दोनों डिमांड फंक्शंस पे, ठीक है, तो मोनोपोली के पास क्या है, पावर है, क्यों प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। तो क्यू एस का डिमांड फंक्शन कितना है, 100 माइनस 2 PS। ओके, ओके। एंड क्यू एन एस का डिमांड फंक्शन कितना है, 100 माइनस पी एन एस। ठीक है, ओके। तो अगर जब प्राइसेस लेस देन 50 होंगे तो प्रॉफिट फंक्शन इज इक्वल टू एक्स इंटू रेवेन्यू बाय द स्टूडेंट प्लस वाई इंटू रेवेन्यू फ्रॉम द नॉन स्टूडेंट्स। ओके, ओके। लेकिन देखना यहाँ ध्यान से, क्योंकि हमको यहाँ पे क्या निकालना, प्राइस निकालना अलग अलग, स्टूडेंट का अलग, नॉन स्टूडेंट का अलग। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे पी एस लिखा और पी एन एस लिखा। ठीक है, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्स, पी एस यहाँ पे मैंने पुटअप किया, और क्यू एस का डिमांड फंक्शन क्या था, दिस 100 माइनस 2 PS। अब यहाँ पे सिंगल पी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि मुझे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का क्वेश्चन पूछा है, और जब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का क्वेश्चन पूछा है तो अलग अलग प्राइसेस हमको निकालना है, और जब अलग अलग प्राइसेस निकालना है तो हमको अलग अलग वैल्यूज वहाँ पे पुटअप करना होगा। तो मैंने वही, इसीलिए यहाँ पे मैं पुटअप किया। तो पी एस, उसी तरह से मैंने पी एन एस को यहाँ पे लिखा, और पी एन एस के मैंने डिमांड फंक्शन को पुटअप किया। फिर अब मैं इंडिविजुअली इन दोनों को मैंने डिफ्रेंशिएट किया, डेल पाई बाय डेल पी एस। तो मुझे जो है मिला कि पी एस इज इक्वल टू 25। उसी तरह से मैंने इसको सिंपल सा इसको मैंने डिफ्रेंशिएट किया, तो पी एन एस जो है इज इक्वल टू 50 मिला। ठीक है, तो अगर जब मोनोपोलिस्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेट करता है इन दोनों डिमांड फंक्शन को देखते हुए, तो मोनोपोलिस्ट जो है मैक्सिमम प्रॉफिट तभी कमाएगा जब वो स्टूडेंट को 25 रुपयाज में उस प्रोडक्ट को देगा, और जो नॉन स्टूडेंट है उसको 50 रुपीज़ में देगा। ठीक है, तो वही चीज़ मैंने इसको प्रॉफिट फंक्शन से अलग अलग जो है मैंने इसको डिफ्रेंशिएट करके प्राइसेस को निकाला है। ठीक है गाइस, तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक मोनोपोलिस्ट का जो है क्वेश्चन था। ठीक है, और दो फॉर्म है तो डिओपोली। ठीक है, मोनोपोलिस्ट प्लस डिओपोलिस्ट। ठीक है, ओके, ओके गाइस। आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, और प्लीज़ एटलीस्ट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, ओके, थैंक यू।